हेलो प्यारे बच्चों, मैं डी.के. अंजन इग्नाइटेड S2PC2 क्लासेज में एक नए लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। प्यारे बच्चे, अभी तक हम लोग जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें लिटरेचर पोर्शन पढ़ रहे थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। आप लोग का ये डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल कब होगा, इसीलिए आज हम न्यूमेरिकल लेकर आपके बीच में मौजूद हुए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग पीछे से जितने भी टॉपिक पढ़ाई गई है उसे रिवाइज किए होंगे, है ना, और लर्न भी किए होंगे। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी लोग सुखद एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चे, आज हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले आपके सामने स्क्रीन पर, है ना, कुछ डाटा लिखा हुआ है ना। ये जितने भी हम लोग पीछे में पढ़े हैं, पीछे के लेक्चर्स, उसी लेक्चर्स का एक रिकैप है ना। हम पहले आपको इसको समझाते हैं। इससे पहले आप सभी लोग सामने में बैठकर कॉपी कलम ले लें और, है ना, जो बातें हम समझा रहे हैं उसे ध्यान से सुने। अगर जो है क्वेश्चंस पहले हम करूं तो आप उसे पॉज करके पहले ट्राई करें, है ना, और देखें कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर फिर नहीं होता है तभी फिर, है ना, इस वीडियो को, है ना, दोबारा देखें, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप बना पाएंगे। तो आइए हम आगे की ओर पढ़ते हैं। तो हम लोग रिकैप में, है ना, पढ़े थे स्ट्रेस की कहानी। स्ट्रेस बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, फोर्स बाई एरिया, जिसमें फोर्स कैसा था, डिफॉर्मिंग बॉडी का रिस्टोरिंग फोर्स होता था। ओके, है ना। और नीचे जो मैं लिखा हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो F एक्सटर्नल के बराबर होगा। 99% या 95% केसेज में ऐसे होते हैं। नीचे देखिए A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है ना। उसके नीचे स्ट्रेन की कहानी हम लोग पढ़े थे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बटा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, या चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। फिर हम लोग जो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी पढ़े थे, जिसमें 3 तरह के स्ट्रेस होते थे, है ना, जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़े थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़े थे और, है ना, सीरिंग स्ट्रेस पढ़े थे। और तीनों में फॉर्मूला एक ही था, फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस तरह से स्ट्रेन की जो टाइप्स होते हैं वो भी 3 होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और, है ना, सीरिंग स्ट्रेन। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोग सीरिंग स्ट्रेन लिखे हुए हैं। तो ये 3 तरह के, है ना, स्ट्रेन हमारा होते हैं। ठीक है, कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं? 3 तरह के, है ना। कौन कौन याद हुआ? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और सीरिंग स्ट्रेन। और तीनों का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले भी आप लर्न रखेंगे। फिर देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, स्ट्रेन का। ये हुक्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो वहां से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल गया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था, जिसकी फॉर्मूला ये है। इसे भी हमको लर्न रखना है। फिर देखिए फोर्स कांस्टेंट के, जिसमें हम लोग कहे थे कि द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू, है ना, चेंज यूनिट इलोंगेशन। यूनिट इलोंगेशन को चेंज करने में जितनी अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। अगला कहानी देखें तो यहां पर जो है K की वैल्यू इतना आया हुआ, जिसे हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके भी फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। और बल्क मॉडुलस होते थे क्या, जिसमें हम लोग पढ़े थे, है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये दोनों का रेशियो है ना। फिर देखिए आ गया, है ना, शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसकी फॉर्मूला भी हम लोग ये स्टडी किए थे, है ना। और अगले कहानी देखिए तो कंप्रेसिबिलिटी जो है कहानी क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी की कहानी 1/, है ना, बल्क मॉडुलस होते थे 1/K। ऐसा यूनिट की बात करें, है ना, तो स्ट्रेस का ऐसा यूनिट, चाहे जितने भी टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सबका सेम यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी, से कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। तो इतने आप जो है ना, रिवाइज करेंगे, इससे नोट डाउन भी कर लेंगे, है ना। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। ये फॉर्मूले भी हो गए पूरे चैप्टर्स का। अब हम इसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसे जल्दी से लिखें, हम इसे मिटाते हैं, है ना। हो गया होगा आप लोग को, ठीक है, इसे मिटा देते हैं।
तो प्यारे बच्चे अब रेडी हो जाएं आप लोग प्रॉब्लम के लिए। कैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होंगे, है ना, इसकी कहानी देखिए। आज हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स क्या कैसे बनेंगे, इसके लिए अभी जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ था इस सारे रिजल्ट्स को आपको लर्न रखना है ना, कि इसी से आपके क्वेश्चंस, है ना, पूरी क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आते हैं। सब लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाएं, है ना। क्वेश्चंस पहला हमारा ये है, और आज जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे, है ना, वो, है ना, HC वर्मा बुक का क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन वर्मा साहब के बुक से भी देख सकते हैं। ऐसे हम कोशिश करेंगे, है ना, कि आपको क्वेश्चंस भी, है ना, इंडिकेशन में दे दें। तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा बाबू लोग कि अ लोड ऑफ 10 kg इट्स सस्पेंडेड बाय ए मेटल वायर। दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक मेटल वायर है और ये कोई मेटल वायर है, ठीक है। इस मेटल वायर में, है ना, 10 kg का लोड अप्लाई किया गया है। कितने kg का? 10 kg का। यहाँ 10 kg का इसमें लोड अप्लाई किया गया है। अच्छा, इसमें और कह रहा है कि इस वायर का जो लेंथ है वो 3 मीटर है ना। फिर बोल चुका है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, इसके एरिया की वैल्यू दिया हुआ है ना आपको, है ना, 4 mm²। तो इसे आप चाहें तो SI यूनिट में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो ये 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएंगे, क्योंकि 1 mm में, है ना, 10⁻³ मीटर होते हैं। तो इतना हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁶ मीटर²। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। आपको एक गामा की वैल्यू दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻11 Nm/m²। आपसे फाइंड करने क्या कह रहा है, नंबर 1 में द स्ट्रेस, है ना, नंबर 1 में स्ट्रेस फाइंड करने का रहा है, और बी नंबर में आपको, है ना, द स्ट्रेन, है ना, और नंबर सी में आपको फाइंड करने का रहा है ना, इलोंगेशन, है ना, इलोंगेशन। तो आपको इतने फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट में देखिए ए नंबर में स्ट्रेस कह रहा है। तो स्ट्रेस बराबर आप क्या जानते हैं, स्ट्रेस को सिंबल में ऐसा भी लिखते थे हम लोग, सिग्मा जैसा। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, है ना। तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स होंगे आप बताइए। देखिए नीचे में जो लग रहे हैं फोर्स, ये लोड जो अप्लाई किया 10 kg, तो इसमें नीचे की ओर फोर्स कितने लगे हैं, 10 G। और ऊपर में इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, है ना, Fr। और दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस में Fr की वैल्यू, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, 10 G के बराबर। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग यूज करें क्या, 10 G। और एरिया की वैल्यू होता है हमारा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है 4 × 10⁻⁶। यूनिट लास्ट में हम लोग सब लिख लेंगे कैलकुलेशन करके। G की वैल्यू आप 10 ले लेते हैं, इंटू 4, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा। आई देखिए 100 हो गया, 100/4 गुने कितना, 10⁻⁶। यहाँ 4 से कैंसिल करेंगे 25 होगा, तो 25 × 10⁻⁶ हो गया। यानी इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 गुने 10⁻⁷, है ना, यूनिट होगा Nm/m²। तो ये आपका, है ना, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। कैसे हम लोग स्ट्रेस निकाले वो देखे होंगे। अब हम लोग आते हैं, है ना, इसकी बी नंबर की ओर। देखिए इसका बी क्या है। बी जो क्वेश्चन है बाबू, है ना, उसमें हमको फाइंड करना है स्ट्रेन, है ना। क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन। बट स्ट्रेन की फॉर्मूला जो है ना, स्ट्रेन की फॉर्मूला तो ΔL/L होता है। क्वेश्चंस में ΔL तो दिया ही नहीं है। अब हम क्या करें, है ना। तो दूसरी कहानी आपको याद कीजिए, जो हमको यहाँ दिया हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ जो है ऊपर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सिंपल में हम स्ट्रेस ले चुके हैं, क्योंकि लेंथ के लिए आप लोग पढ़े ही होंगे, लेंथ के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही यूज किया जाता है। और नीचे में स्ट्रेन हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर जो है इस गामा की वैल्यू दे चुका कितना, 2 × 10⁻11 बराबर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2.5 × 10⁻7 हो चुका है। और स्ट्रेन हमको फाइंड हो जाएगा यहाँ से। तो स्ट्रेन अगर निकालेंगे हम लोग, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हम लोग को फाइंड हो जाएगा 2.5 × 10⁻7 अपॉन 2 × 10⁻11।
अब 2.5 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1.25 आएगा, है ना, इंटू, है ना, ये 10 टू द पावर 11 ऊपर जाएगा और ऊपर 10 टू द पावर 7 है, तो यहाँ बच जाएगा आपका -4। तो इतना हो जाएगा आपका स्ट्रेन की वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेन भी फाइंड कर लिए, है ना, और ये हमारा क्या फाइंड हो गया, स्ट्रेस फाइंड हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बाबू लोग हम लोग के फाइंड करने का रहा ची द इलोंगेशन। तो द इलोंगेशन का मतलब कि डेल एल की वैल्यू फाइंड करने का रहा। तो उसके लिए आप फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या, डेल एल बाई एल। तो यहाँ देखिए एल इंटू स्ट्रेन, है ना, इज इक्वल टू हो जाएंगे आपके डेल एल, है ना। तो एल तो आपको दिया हुआ है, कितना वायर का लंबाई था 3 मीटर, तो इसके जगह पर हम 3 मीटर धर देंगे। और स्ट्रेन की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ देखिए। तो ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू हो जाएंगे हमारा डेल एल। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 3 जा 15, है ना, और 3 2 जा, है ना, 6 1 7 और फिर हो जाएंगे 3, यानी इतना इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर हो जाएंगे डेल एल की वैल्यू। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा डेल एल भी फाइंड हो गया 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। तो आप इस समझे होंगे क्वेश्चंस का, है ना। क्वेश्चंस में 3 चीजें हमें फाइंड करा था, है ना, द स्ट्रेस, द स्ट्रेन और द इलोंगेशन। अब एक तरह के समझिए तो ये जितने भी कहानी था, जो इलोंगेशन की कहानी था, और इलोंगेशन में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की कहानी पढ़े थे। तो ये हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस में जनरली समझ रहे थे सब कुछ। तो इतना क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसे लिख लें, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग को हो गया बाबू, मिटा दें, हाँ ना बोलिए सब लोग, समझ में आ रहा है सब लोग को, प्यारे बच्चे क्लियर हो रहे हैं, है ना। इसको हटाता हूं, ठीक है, ओके हो गया होगा, चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब आते हैं बाबू लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग, है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन की कहानी, है ना, समझे। आइए सेकेंड नंबर देखिए क्या क्या निकालने का आता है। जो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में हमारा क्या फाइंड करने का रहा है बाबू लोग। सेकेंड में करा एक वर्टिकल सिलेंडर है, जैसे ये देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके लोअर एंड को कहता है कि लोअर एंड को, है ना, फिक्स कर दीजिए, मतलब इसको हम फिक्स कर देते हैं। और ये इसका अपर एंड है बाबू लोग। इस पर जो अपर एंड पर, है ना, 100 kg का लोड अप्लाई किया जाता है, मतलब 100 kg इसके ऊपर रख देता है। अब इसका रेडियस जो दिया है ना बाबू लोग, रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस दिया है उद्देश्य 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, है ना। इसका लेंथ पूरा दे चुका है, लेंथ है 2 मीटर। अब कहा चुका है कि, है ना, इसमें फाइंड करना क्या क्या बाबू लोग। तो देखिए फर्स्ट नंबर है फाइंड करने कह रहा है वही द स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस निकालना है फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर में फाइंड करने कह रहा है द स्ट्रेन, है ना। और थर्ड नंबर में फाइंड करने कह रहा है ना, द कंप्रेशन, है ना, इसमें कंप्रेशन फाइंड करने कह रहा है ना, द कंप्रेशन। अब देखिए यहां भी आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे चुका है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आइए देखिए यहां भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखिए अगर 100 kg का मास रखा हुआ है तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, कितना फोर्स लगेगा 100 G। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये जो सिलेंडर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये एफआर की वैल्यू ऊपर को लगाएगा। तो यहाँ देखिए तो इस एफआर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 100 G के बराबर। तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स निकल गया, है ना। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आपको फाइंड करने का है स्ट्रेस। तो आ जाइए स्ट्रेस की वैल्यू यानी सिग्मा सिंबल में स्ट्रेस बराबर रिस्टोरिंग फोर्स बाई, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब रिस्टोरिंग फोर्स कितना है देखो 100 G। तो 100 G और एरिया की वैल्यू क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आर की वैल्यू आपको इतना दे चुका है तो यहाँ रख दीजिए कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए तो ऊपर में 100 इंटू जी की वैल्यू कितना होता है 10 ले लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये मास हो गया तो पूरा तरह से ऊपर क्या बन गया यूनिट न्यूटन।
तो ऊपर बन गया न्यूटन, नीचे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴ और मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 से कैंसिल हो रहे हैं 25 टाइम्स में, और ये 11 हो गए, और 11 टू जा 22 और यहाँ 5 टू जा 10। अभी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इस 7 जाएगा ऊपर में भी, तो 7 इंटू 25 इंटू 5 125 है ना, अपॉन कितना बच जाएगा 11, ये ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 4 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब चाहे तो यूनिट लास्ट में एक लिख सकते हैं, सबको एसआई में फॉर्म में करके लास्ट में आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए है ना, तो अब इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, है ना, 7 × 5 = 35 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 3 है ना, 17 के साथ बाकी 1 हो जाएंगे, और ये 7 और 1 कितना हो जाएंगे, है ना 8। देख लीजिए यहाँ से, है ना, 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के साथ बाकी 1 और 7 1 8 हो गया, इतना बाई 11 हो गया इंटू 10⁴ हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो 11 से पहले डिवाइड कितना टाइम्स में लगेगा, 7 टाइम्स में हमको लगता लग जाएगा, नहीं तो 7 टाइम्स में 875 है, 11 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 टाइम्स में हो गया 77, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएंगे 1 बच जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना, फिर कितना टाइम्स में 9 टाइम्स में लग जाएंगे, तो 99, ये हो गया 15 माइनस कितना 9, तो 6 बच जाएंगे, और ये तो साफ हो जाएंगे, फिर डेसिमल तो 60, फिर आपको 5 टाइम्स में लगाना पड़ेगा, है ना, तो 5 टाइम्स में हो जाएंगे 55, तो यहाँ 5 बचेगा, है ना, फिर 50 हो जाएंगे, फिर कितने टाइम्स लगाएंगे, है ना, तो लगता है कि है ना 4 टाइम्स में लगाएंगे, है ना, तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि आ रहा है कितना 79.54 है ना इंटू 10⁻, है ना 4। इसको आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.954 अगुने 10 के पावर 4, इतना आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, कितना आ गया 7.954 इंटू 10⁻⁴ है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपके निकल गए, है ना, आपका जो है इसको कई किताब देखिएगा तो इसको ऐसे भी वैल्यू लिखता है 7.96 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 54 है जो करीब करीब 60 के करीब में जाएगा, तो इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू 7.96 भी लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में स्ट्रेन फाइंड करने का रहा आप लोग, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन बराबर फिर तो फॉर्मूला होता है क्या, तो आप लोग कहेंगे कि सर फॉर्मूला तो होता है डेल एल बाई एल, बट डेल एल बाई एल लगाने से यहाँ नहीं फाइंड आउट हो पाएगा, क्योंकि आपके पास डेल एल है ही नहीं। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाइए, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्मूला क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिंपल में हम, है ना, स्ट्रेस अपॉन क्या लिखते हैं स्ट्रेन, चूंकि लेंथ के लिए लॉन्गिट्यूडनल ही यूज होता है। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुका है यहाँ, और इस गामा की वैल्यू भी हम लोग को इस क्वेश्चंस में दे रखा है। देखिए 2 इंटू 10⁻11, तो यहाँ इसको धर देते हैं, 2 इंटू 10⁻, हमारा कितना हो गया 11 हो गया, है ना, और फिर कितना हो गया, है ना, इसकी वैल्यू स्ट्रेस हमको क्या करना है ना, दिया हुआ स्ट्रेस कहाँ, ये देखिए स्ट्रेस आपका आ गया है, तो स्ट्रेस यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएंगे 7.96 इंटू 10⁻⁴, और आपको फाइंड करना है क्या स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को इधर कर लें, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.96 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻11। क्लियर। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, तो ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लग रहा है 350 और फिर ये 40 है ना 8, यानी आपको आ जाएगा 8 और 5 4 9 और ये 3, ये हमको लग रहा है कि डिवाइड करेंगे 3.98 आ जाएगा, और इसको जो है ऊपर करेंगे तो 11 में से 4 चला जाएगा तो -7 आ जाएगा हमको लग रहा है। ठीक है, आप लोग भी देख लिया करें, ये सब कैलकुलेशंस जो है डिवाइड मल्टीप्लाई आपको करना होगा, है ना, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको करीब करीब में हम, है ना, मन करे तो 4 लिख सकते हैं भी, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 ये हो गया आपका स्ट्रेन की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहां से कहानी, स्ट्रेन के पास तो यूनिट नहीं होते हैं, इसलिए स्ट्रेन की वैल्यू सिंपल 4 इंटू 10⁻⁻7 लिखा जाएंगे। अब नंबर जो है 3 में क्या फाइंड करने कह रहा है,
नंबर 3 में करा द कंप्रेशन फाइंड करने, कितना बॉडी कंप्रेस हुआ है। ये जो 100 G फोर्स लगे हैं उससे बॉडी में कितना कंप्रेशन उत्पन्न हुआ है, तो कंप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। कंप्रेशन कहने का मतलब है कि डेल एल की वैल्यू फाइंड करने कह रहा है, तो डेल एल अपॉन एल कर लीजिए। अब यहाँ एल से मल्टीप्लाई कर लिए तो एल इंटू स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो गया, डेल एल। अब देखिए एल की वैल्यू हमको कितना दे रखा था, 2 दे रखा, तो यहाँ 2 धर दीजिए। और स्ट्रेन की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया, है ना, -7 आ गया आपका, है ना, इज इक्वल टू डेल एल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर इज इक्वल टू डेल एल। तो आपको डेल एल की वैल्यू फाइंड आउट हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। क्लियर? तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, नोट डाउन कर लिए आप लोग, मिटा दें। चलिए इसको हटाते हैं। हो गया होगा आप लोग, क्लियर हो गया। फॉर्मूला सिर्फ बैठा दिए सबका, है ना। ये सब डिवाइड वगैरह थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। इसको डिवाइड कर लिए, यहाँ देखिए माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो गया है ना। फिर इसमें जाके वैल्यू रख दिए उस फॉर्मूला में, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन में, और इससे फिर हमारा स्ट्रेन निकल गया। और स्ट्रेन की वैल्यू करीब करीब 3.98 को 4 लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ जो है फिर स्ट्रेन करके और डेल की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। क्लियर हो गया होगा, हटाते हैं इसको। हो गया बाबू लोग, हाँ ना बोलिए, क्लियर है। चलिए हटाते हैं। समझ में आ रहा है सब लोग को, हाँ ना बोला करिए। क्लियर है प्यारे बच्चे, सब लोग बना रहे हैं, आप लोग बन रहा है। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि 3 क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं वर्मा साहब का 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, है ना, इज है इतना 8 इंटू 10 टू द पावर, है ना, आपको 8 दिया है। बाबू लोग इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पर समझिए, तो स्ट्रेस दे चुका है आपके पास। और क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, यानी आपके पास डेल एल की वैल्यू फाइंड करने का रहा बाबू लोग। और साथ में और कह रहा है कि जो वायर है, ये जिस वायर की चर्चा कर रहा है उस वायर की लंबाई है ना, कितना, 1/2 मीटर। ये 1/2 मीटर लेंथ दिया हुआ है इसका। अब कह रहा है कोची आपको डेल एल निकालना है। और एक बात और भी बोल चुका है कि दैट कैन बी गिवन विदाउट एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट से आगे भी एक्सीड नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कहानी कैसे बनता है। देखिए आपको गामा है ना, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस लिखें तो सिंपल यहाँ समझना है लॉन्गिट्यूडनल की कहानी चल रहा है, क्योंकि सब लेंथ वगैरह में लॉन्गिट्यूडनल ही होते हैं। तो ये हो गया आपको कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 हो गया। और स्ट्रेस की वैल्यू आपको 8 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया। स्ट्रेन की वैल्यू आप डेल एल बाई एल यूज कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 से कैंसिल हो जाएंगे 4 टाइम्स में, तो यहाँ 10 टू द पावर 11 हो गए। इधर 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गए, है ना, 8। और ये एल ऊपर चला गया, नीचे में हो गया क्या, डेल एल। तो डेल एल को यहाँ से इधर बुला लीजिए। और 4 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और बाई भेज दीजिए 10 टू द पावर 11। एल की वैल्यू आपके पास 1/2 मीटर, तो यहाँ 1/2 यूज कर लीजिए। तो 2 से भी कट जाएंगे, तो डेल एल की वैल्यू आपके कितना आ जाएंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 ऊपर जाएंगे तो 8 में से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे कितना, -3। तो ये आपका निकल गया इतना मीटर डेल एल। तो ये आपके पास इलोंगेशन निकल गया, कितना इलोंगेट किया है वो। क्लियर है, इसमें हटा दें, समझ गए इतना। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन में जान नहीं था। हो गया सबको। 4th नंबर क्वेश्चन में आए, क्लियर है, हटाएं बाबू लोग। चलिए इसको हटाते हैं। हो गया होगा, सब लोग पास करके लिख लें। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप बनाएंगे तो बन जाएंगे आसान से। फॉर्मूले खाली ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में पावर आना चाहिए। न्यूमेरिकल में पावर आएगा बाबू लोग, तभी आप अच्छे फॉर्म में आएंगे फिजिक्स में। चलिए तो इसको हम आपको इरेज कर देते हैं, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं बाबू लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक स्टील है और वायर है और एक कॉपर वायर है। देखिए एक जो है हमारा है ना स्टील वायर है, ठीक है, एक हमारा स्टील वायर है और एक हमारा कॉपर वायर है। ये 2 तरह के वायर है ना। ये देखिए एक हमारा दूसरा वायर जो है वो कॉपर वायर है, ठीक है, एक स्टील वायर और एक कॉपर वायर। ओके, अब कह रहा बाबू लोग क्वेश्चंस में कि दोनों का लेंथ बराबर है, तो एल इसको लिख देते हैं और स्टील के लिए सिंबल एस टी यूज कर देते हैं, ठीक है, और कॉपर के लिए हम सिंबल सी यूज करते थे, एल एस टी इक्वल टू एल सी यू। और एक और बाबू लोग कह रहा है ना कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब दोनों वायर जो है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो एक ऐसा भी लिख दो है ना कि ए एस टी इज इक्वल टू ए सी यू, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर हो गए। और क्या कहा था देखते हैं, एंड द कॉम्बिनेशन इज सब्जेक्टेड टू अ टेंशन। बाबू लोग कह रहा है दोनों वायर को क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंड टू इंड कनेक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स ये वायर देखिए इस तरह से एक वायर हो गए और दूसरा वायर जो है इसके इंड से कनेक्ट करने कह रहा है, माने ऐसा कुछ कह रहा है, इस तरह का देखिए ऐसा कुछ कनेक्ट हो गया। जब ऐसा कनेक्ट हो जाएगा बाबू लोग तो कह रहा है इसमें कुछ टेंशन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इसमें कुछ क्या क्या होगा, मास को हैंग किया होगा जिससे नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगने लगा होगा, तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा। ये हम स्टील वायर की कहानी समझ रहे हैं कि अपर वायर हमारा स्टील वायर है और लोअर वायर हमारा है ना कॉपर वायर है, ठीक है, तो हमारा स्टील वायर कॉपर वायर। तो इसमें देखिए ऊपर को जो फोर्स लगेगा एफ एस टी कर देते हैं और इसमें ऊपर को फोर्स लगेगा वो एफ सी यू लगेगा रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा तो दोनों के लिए, इस वायर के लिए चाहे इस वायर के लिए, दोनों वायर के लिए रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो mg है दोनों के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स तो सेम ही है। तो आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ एफ एस टी की बात करेंगे स्टील वायर के लिए तो उसके लिए भी डिफॉर्मिंग फोर्स mg ही है, तो एफ एस टी की वैल्यू भी mg होगा और एफ सी यू की वैल्यू भी क्या होगा, mg होगा। वाई, क्योंकि दोनों वायर के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स सेम है, तो दोनों में रिस्टोरिंग फोर्स ही जनरेट करेगा, इसलिए दोनों की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो एक ये हो गया। अब आपको क्वेश्चंस में क्या कह रहा है वो सुनिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है ना कि द स्ट्रेस डेवलप इन द टू वायर्स, मतलब दोनों वायर्स में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उसके रेशियो फाइंड करने कह रहा है। दैट मीन्स आप सिंपल में समझेंगे तो स्ट्रेस का सिंबल तो सिग्मा लिखते थे, तो सिग्मा एस टी अब बटा सिग्मा सी यू, इसकी वैल्यू एक फाइंड करने कह रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करने कह रहा है ना कि दोनों में स्ट्रेन का रेशियो, है ना, किसका रेशियो, स्ट्रेन का रेशियो, यानी सिग्मा है ना एस टी अबाई है ना समेशन को बोल सकते हैं और समेशन सी यू, इसकी वैल्यू व्हाट, ये फाइंड करने कह रहे हैं आपको। अब आइए, ये तो बड़ा आसान है पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। आपको सिग्मा एस टी बाई सिग्मा आपको है ना सी यू है, तो सिग्मा बराबर होता कुछ है फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स स्टील वायर का बटा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील वायर का, है ना, तो ए एस टी हो जाएंगे यहाँ पर और बटा नीचे हो जाएंगे एफ सी यू और बटा ए सी यू। तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ एस टी है और बटा एफ सी यू है और ऊपर में जाएगा ए सी यू और नीचे आएगा ए एस टी, ऐसा। अब देखिए दोनों तो फोर्स है ना बराबर ही हैं, दोनों की वैल्यू एम जी है ना, तो ये हो जाएंगे और ए सी यू की वैल्यू ए एस टी के बराबर है, तो यहाँ हम ए एस टी धर देते हैं, चाहे आप ए एस टी के जगह पर ए सी यू धर दीजिए, ये कट जाएगा ये कट जाएंगे। तो देखिए दोनों का रेशियो जो है ना वो कितना आ गया 1/1, यानी आप है ना जो स्ट्रेस इन स्टील वायर इज टू स्ट्रेस इन कॉपर वायर देखेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएंगे 1:1। तो इतना तक क्लियर हो गया होगा, इतना तक कोई परेशानी आपको नहीं होगा, है ना, इतना समझ गए होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ये क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इतना तक क्लियर है। आप लोग को आया इतना आंसर, इतना आया 1:1 आया आप लोग को, है ना प्यारे बच्चे, आप लोग सोल्व किए, इतना आया आप लोग को, है ना। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर आइए,
तो सेकेंड नंबर में तो रेशियो फाइंड करना था कि स्ट्रेन का रेशियो स्टील वायर में और कॉपर वायर में कितना है, उसकी रेशियो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ हम डेल एल बाई एल को यूज नहीं कर सकते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला, क्योंकि डेल एल पता ही नहीं है और डेल एल यहाँ बराबर होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा दोनों वायर जो है अलग अलग हैं, अलग अलग मटेरियल के अगर बने होते हैं तो इलोंगेशन सेम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग जो है डेल एल को जो है सेम ना होने के कारण है ना स्ट्रेन की फॉर्मूला डेल एल बाई एल नहीं लगा पाएंगे। यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी से हम इसको है ना फाइंड करेंगे। देखिए कैसे होगा। जैसे आप देखिए है ना, तो गामा है ना स्टील वायर के लिए, ये दोनों वायर के लिए दिया हुआ है क्वेश्चंस में भी, देखिए यहाँ दिया हुआ है गामा जो है स्टील वायर के लिए, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील वायर के लिए दिया हुआ है 2 × 10⁻11 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और गामा कॉपर वायर के लिए भी दिया है ना, वो कितना 1.3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ये दोनों दिया हुआ है। अब देखिए है ना, तो यहाँ गामा स्टील की वैल्यू लगाइएगा तो इसको आप स्ट्रेस लगाइए स्टील वायर में बटा है ना स्ट्रेन है ना स्टील वायर में। फिर देखिए है ना, यहाँ गामा कॉपर वायर बराबर है ना स्ट्रेस इन कॉपर वायर बटा स्ट्रेन इन कॉपर वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड मार लीजिए, तो अगर 1/2 मारिएगा तो गामा ST बटा गामा CU, और ये देखिए है ना जो आपका स्ट्रेस इन स्टील वायर बटा है ना स्ट्रेन इन स्टील वायर, और उसके नीचे स्ट्रेस इन कॉपर वायर बटा स्ट्रेन इन कॉपर वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो ये चल जाएंगे ऊपर में, तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा है ना स्ट्रेस इन स्टील वायर इंटू स्ट्रेन इन कॉपर वायर बटा स्ट्रेन इन है ना स्टील वायर इंटू है ना स्ट्रेस इन कॉपर वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू कुछ देख सकते हैं करके, देखिए यहाँ पे आइए यहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो कितना आया हम लोग को है ना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील वायर और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कॉपर वायर इज इक्वल टू है ना स्ट्रेस इन स्टील और बटा स्ट्रेस इन कॉपर इंटू है ना स्ट्रेन इन कॉपर अपॉन स्ट्रेन इन स्टील। तो इसकी वैल्यू तो अभी हम लोग फाइंड किए थे 1/1, दैट मीन्स 1 हो जाएगा है ना। ये वैल्यू कितना ऊपर में दे चुका, देखिए 2 × 10⁻11, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे 1.3 × 10⁻11। यूनिट नहीं लिख रहे हैं कि यूनिट कैंसिल ही हो जाएंगे, तो इसलिए यूनिट नहीं लिखे हैं यहाँ पे, और यूनिट लास्ट में लिखा करें, बार बार कितना यूनिट लिखिएगा, तो ऐसा हो जाएगा। और नीचे स्ट्रेन इन स्टील वायर, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 20 कितना हो जाएंगे है ना 30 है ना इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉपर बटा है ना स्ट्रेन इन स्टील। तो आप स्ट्रेन इन कॉपर अपॉन स्ट्रेन इन स्टील अगर देखिएगा तो 20/13 हो जाएंगे है ना। तो यहाँ आप रेशियो अगर फाइंड करना है तो रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिखिए है ना, तो 20 क्या हो जाएगा 13। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब रही क्वेश्चन कि सर हमको तो ऐसा निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए है ना, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए दोनों साइड, रेसिप्रोकलिंग ऑन बोथ साइड, तो 13/20 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस 4 नंबर फिनिश हो गए होंगे, आप लोग समझे होंगे इसको। जल्दी से 2 मिनट समय देते हैं आप लोग को, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए लोग। हो गया? जल्दी से करिए बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 5 नंबर भी सेम टू सेम बनेंगी। हो गया? हाँ ना बोलिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लोग को हो गया होगा, पॉज करके आप लोग लिख लें है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है सब बाबू लोग? कोई परेशानी? हाँ ना बोला करें है ना। इसको मैं हटा देता हूं पूरा तरह से, बोर्ड को पूरा तरह से क्लीन कर देता हूं, फिर से मैं आपको 5th क्वेश्चन से है ना सोल्व करता हूं। चलिए, मजा आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? फीलिंग आ रहा है बाबू लोग? क्वेश्चंस में फीलिंग आ रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। 5 नंबर क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं बाबू लोग। 5 नंबर में कुछ डायग्राम भी क्रिएट किए हुए हैं। ऐसा कुछ डायग्राम है बाबू लोग, इसमें एक बार ये देखिए है, और यहाँ से एक बार और आगे है ना, और यहाँ पर जो है इसमें कुछ ऐसे लोड लटकाया हुआ है ना। ये कह रहा है कि कॉपर वायर है ना, और ये ऊपर है जो स्टील वायर है, ठीक है।
यहाँ उस तरह क्वेश्चन सभी जो बनाए फोर्थ उसी तरह क्वेश्चन से भी है। फिर कह रहा है क्या कि अपर वायर कॉपर है, अपर वायर स्टील है और लोअर वायर है ना कॉपर है। अब कह रहा है क्वेश्चंस में बाबू लोग कि द वायर्स हैव द इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक बात यहाँ भी कह चुका है कि स्टील वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया और कॉपर वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। और यहाँ भी आपको दे चुका है कि गामा स्टील की वैल्यू और है ना गामा कॉपर की वैल्यू, दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये फिर दे रखा है ना, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो कह रहा है आपसे बाबू फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप इन द टू वायर। ये दोनों वायर में जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा उसी का रेशियो फाइंड करने का रहा है, यानी आपको फिर से स्ट्रेन का रेशियो फाइंड करने का रहा है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वायर्स में जो है डेल एल की वैल्यू नहीं फाइंड है। अगर डेल एल की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हम कैसे स्ट्रेन के डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे डेल एल बाई एल, वो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि वायर्स अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं और उसमें एक्सटेंशन अलग अलग आएंगे, तो उससे तो क्लियर हो ही नहीं पाएगा। तो हम समझते हैं कि यहाँ कुछ मास एम लटकाया हुआ है, तो इसके कारण फिर से इसमें फोर्स यूज होगा mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। कॉपर वायर में रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर, वायर है तो टेंशन भी समझ सकते हैं, बट वही टेंशन को हम है ना रिस्टोरिंग फोर्स जैसा एज्यूम कर रहे हैं। तो ये देखिए रिस्टोरिंग फोर्स है जो टेंशन ही फोर्स एक तरह के, इस वायर में भी टेंशन फोर्स जिसको रिस्टोरिंग फोर्स हम क्लियर किए हुए हैं यहाँ पर। तो ये स्टील वायर है, तो यहाँ फिर से एफ एस टी की वैल्यू है ना एफ सी यू की बराबर और दोनों की वैल्यू एम जी हो जाएगा। फिर वही बात इसलिए क्योंकि दोनों वायर में है ना जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है किसके कारण, एम जी कारण, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स इस है ना रिस्टोरिंग के लिए, इस रिस्टोरिंग के लिए, दोनों के लिए ही है, इसलिए दोनों की वैल्यू हम एम जी ही लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए फिर से वही कहानी, अभी प्रीवियस कहानी में पढ़े थे फर्स्ट नंबर में है ना, क्योंकि यही तरह क्वेश्चन था। पहले फाइंड कर लेते हैं सिग्मा एस टी अब आई सिग्मा सी यू की वैल्यू कितना आने वाला है, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, एफ एस टी और वाई है ना यहाँ ए एस टी, इसकी वैल्यू यूज करोगे तो एफ सी यू बटा ए सी यू, तो यहाँ फिर से ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा एफ एस टी बाई है ना एफ सी यू हो जाएगा और यहाँ ए सी यू इंटू ए है ना क्या एस टी हो जाएगा। क्लियर है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बार बार कितने लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग। तो एफ एस टी की वैल्यू बाबू लोग कितना हम लोग का है एम जी, नीचे भी एम जी है ना, और ये देखो दोनों बराबर है, तो ए सी यू के जगह पर ए एस टी धर दो, चाहे ए एस टी के जगह पर ए सी यू धर दो, दोनों में से किसी को रख सकते हो। तो यहाँ हम ए एस टी रख रहे हैं और नीचे भी ए एस टी है। अब ये देखो दोनों से दोनों कट जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे, तो पूरे कट के फिर से कितना बन जाएंगे 1/1। तो फिर से देखो तो इसका रेशियो हम लोग को है ना कितना फाइंड आउट हो गया, सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी यू की वैल्यू फिर से 1/1। हमको अब फाइंड करना है स्ट्रेन का रेशियो, तो आइए पहले निकालते हैं ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील वायर। तो फिर सिग्मा एस टी कर लीजिए है ना बटा सिग्मा एस टी बटा स्ट्रेन का कहानी है ना, फिर किस में आ जाइए कॉपर वायर में है ना, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा देखिए सेम टू सेम चल रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं बातें हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन से हैं। अब देखिए यहां से हम दोनों को क्या करते हैं डिवाइड मार लेते हैं। क्लियर, तो फिर से यहां से आइए डिवाइड कर लेते हैं, तो फर्स्ट बाई सेकेंड हो जाएंगे है ना, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा गामा एस टी और बाई गामा सी यू इज इक्वल टू है ना सिग्मा एस टी बाई स्ट्रेन है ना इन एस टी फोर है ना क्या स्टील वायर, और स्टील वायर की चल रहा है स्ट्रेन और स्ट्रेस, और यहाँ है ना सिग्मा सी यू और है ना समेशन जो है सी यू। अब जो है यहाँ से इसकी वैल्यू हमको मिला हुआ है कितना 2 इंटू 10⁻11 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻11, तो फिर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये है ना, तो ये बच जाएंगे आपको सिग्मा एस टी बाई सिग्मा सी यू है ना, ये समेशन टाइप का सिंबल है ना एस टी इंटू है ना समेशन सी यू, जिसको हम लोग स्ट्रेन कह रहे हैं, स्ट्रेन इन स्टील वायर अपॉन स्ट्रेन इन कॉपर वायर। तो इसके देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 20 हो जाएंगे, नीचे 13 हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ 13 बाई है ना इतना, इसकी वैल्यू 1 हो गया और यहाँ
स्ट्रेन इन स्टील वायर अपॉन स्ट्रेन इन कॉपर वायर। तो यहाँ स्ट्रेन इन स्टील वायर अपॉन स्ट्रेन इन कॉपर वायर इज इक्वल टू 20/13 ऐसा लिख सकते हैं। अगर दूसरा रेशियो आपको फाइंड करना है ना, इसको रेशियो में पूछ रहा था तो रेशियो में हम लिखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन होगा 20:13। इसी को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, है ना। या आप ये हो जाए, या आप जो ऐसे अगर फाइंड करें, है ना, स्ट्रेन इन कॉपर वायर अपॉन स्ट्रेन इन स्टील वायर, तो इसकी 13/20 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन? बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन था, नया कुछ नहीं था इसमें, है ना। क्लियर है बाबू लोग? हटाएं, सबको समझ में आ गया? अब बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं इसके बाद, जल्दी से लिखिए, हटा रहे हैं इसको। ओके, चलिए ये हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी टॉप क्लास का क्वेश्चन है बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग को एकदम बेहतर समझाएगा, सबसे अच्छा कंसेप्ट वही देगा। जो आप सिंपल जो करें कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हम कर देंगे रिस्टोरिंग फोर्स, यहां इस क्वेश्चन में आपको समझेगा। आइए, HC वर्मा सर का क्वेश्चन नंबर 6, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए यहां देखिए कितने टॉप क्लास का क्वेश्चन ये है बाबू लोग। यहां पर एक जो है मास लटका दिया है M2, और अब कि इसमें भी मास लटका दिया है, और इस मास को कहा जा रहा है M1। अब देखिए इसमें एक स्लॉट लटका दिया है, एक हुक टाइप के, और इसमें जो है देखिए, है ना, एक स्लॉट जो है इसमें लगा हुआ है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस बाबू लोग, उस सुनिए, है ना। इसका क्वेश्चंस कह रहा है कि पहले क्वेश्चंस कहता है 2 वायर सोन इन, है ना, फिगर आर मेड ऑफ द, है ना, सेम मटेरियल। बाबू लोग दोनों सेम मटेरियल के हैं। अगर सेम मटेरियल के दोनों बने हुए हैं, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? सेम है, ये चेंज नहीं होने वाले अब की है, मटेरियल सेम होने के कारण। और कह रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, दैट मीन्स इलास्टिक लिमिट की कहानी दिया हुआ है। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो ये एक दे चुका है बाबू लोग, और आपको यहां दे चुका है क्या, है ना, द क्रॉस सेक्शनल एरिया दे चुका है बाबू लोग। तो ए जो है ना, अपर वायर का, ये देखिए वायर, ऊपर वायर को हम लोग अपर वायर कहेंगे, और ये जो नीचे है इसको हम लोअर वायर कहेंगे। क्लियर है? तो अपर वायर की आपका, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, तो AU की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू दिया है बाबू लोग 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे। इसको अगर हम सेटिंग करें SI फॉर्म में, तो मुझे लग रहा है 6 × 10⁻³ हो जाएंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर फाइनल देखेंगे तो 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आप लोग भी कैलकुलेशन करके इसे देख सकते हैं। लोअर वायर की देखिए कहानी क्या है। लोअर वायर में दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ और फिर ये हो जाएंगे 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 × 10⁻³ हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे -4, है ना, मीटर स्क्वायर। या आप डायरेक्ट अगर लिखें तो यहाँ 4 और 3 कितना आने वाले हैं? 7, इतना मीटर स्क्वायर। ये लोअर वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे चुका था। अब बाबू लोग क्या कह रहा है? M1 की वैल्यू दिया है बाबू लोग, कह रहा है M1 जो है वो 10 kg है, और M2 है जिसकी वैल्यू दिया है 20 kg। ठीक है, तो कहता फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अ स्ट्रेस, है ना, विदाउट ब्रेकिंग अ वायर, है ना। फिर कह रहा विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट इफ द लोड इज इंक्रीजेड। बाबू लोग क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो है कितना लोड अप्लाई किया जाएगा, मतलब कितना मास रखा जाएगा, है ना, कि वायर जो है ब्रेक नहीं हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M कितना होगा। और फिर ये भी पूछ रहा है कि अगर लोड को इंक्रीज कर दिया जाए तो पहले दोनों में से कौन वायर ब्रेक हो जाएगा, ये भी पूछ रहा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, इसको आइए हम पूरा क्लियरिफिकेशन करके समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कहां पे? कंसीडर ऑन अपर वायर पर करते हैं, कंसीडर ऑन
अपर वायर, ऊपर वाले वायर पे, है ना, इस वायर पे, इस वायर पे। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो जरा देख लेते भी हैं। तो बाबू लोग ये M2 मास है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इस पर फोर्स कितना लगेंगे, M2G। और ये M1 मास है, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेंगे, M1G। और ये मास M है, तो इसमें नीचे की ओर फोर्स लें कितना, mg। हमको मेन m की वैल्यू फाइंड करना है, कितना m होगा यही हमको निकालना है। तो अब देखिए जब ये M1G खींच रहा है इधर की ओर, तो इस वायर में ऊपर की ओर टेंशन उत्पन्न होगा, जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कह रहे थे, T1। और इस वायर को ये जब खींच रहा है तो इसमें टेंशन उत्पन्न होगा T2। अब एक बात समझे यहां पर कि जो T2 है वो किसको बैलेंस करेगा, क्योंकि लोड अप्लाई होने के बाद एक समय ऐसे होंगे कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आएंगे तो नीचे के फोर्स और ऊपर के फोर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे T2 के लिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स कौन कौन है, तो T2 को तो एहू M2G खींच रहा है, एहू M1G खींच रहा है और एहू MG खींच रहा है। तो T2 के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स तो ये तीनों हो जाएंगे। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो T2 बराबर हो जाएगा बाबू लोग M2G प्लस M1G प्लस MG, ये तीनों के जोड़ के हो जाएंगे, क्योंकि तीनों खींच रहे हैं इस अपर वाले वायर को और लोअर वाले वायर को ये और ये खींच रहे हैं। तो लोअर में जो T1 है, तो T1 जो टेंशन फोर्स हो रहा है दैट मीन्स रेस्टोरिंग फोर्स, वो M1G प्लस MG के बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके इसको है ना खींच रहा नीचे की ओर। क्लियर। अब आइए, तो इतना हम लोग आ गए। अब देखिएगा हमको स्ट्रेस दिया हुआ है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जिसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं हम लोग हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्वेश्चंस फर्स्ट क्या है बाबू लोग, है ना, जो अपर वायर पर तो कंसिडर भी किए हुए हैं, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि अपर वायर का है ना क्या स्ट्रेस बराबर है ना फोर्स ऑन अपर वायर। तो अपर वायर पर फोर्स क्या लग रहा है, T2। T2 मतलब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लेना रहता है, और नीचे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपर वायर का। तो इसका वैल्यू तो ये होगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम रहेगा। इसको आप मन करे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है सिग्मा अपर वायर का और सिग्मा लोअर वायर का सेम है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गया बाबू लोग 8 × 10⁸ यूनिट लास्ट में लिखेंगे हम लोग एक बार। और ये T2 की वैल्यू देखिए कितना हो गया, M2G प्लस M1G प्लस MG। और एरिया क्रॉस सेक्शनल अपर वायर का ये देखिए, तो 6 × 10⁻⁻7, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 8 × 10⁸ और 6 × 10⁻⁻7 बराबर, दोनों से G कॉमन हो रहा है। तो देखिए, तो M2 प्लस M1 प्लस M बच रहा आपके पास। यहाँ 8 × 6 करेंगे 48 हो जाएगा, और ये दोनों जब कैलकुलेशन करेंगे तो ओवर 10 के पावर 1 बच जाएगा। यहाँ G की वैल्यू भी 10 हम लोग यूज कर लेते हैं। M2 की वैल्यू देखिए कितना दे चुका था 20, तो ये 20 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, और M हमको तो अननोन है, ही फाइंड करना है ना। तो इस जो है ना, सॉरी, ये 10 इधर होंगे, देखिए 10, आइए 10 से 10 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ 48 बच जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे 30 प्लस M। तो अगर M की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो 48 माइनस क्या हो जाएंगे 30, यानी यहाँ बन जाएंगे है ना 1 बच जाएंगे या 8, यानी 18 kg = M। तो यहाँ देखो कि मास की वैल्यू है ना कितना रखा जाएगा वो मिला, यानी हमको M = कितना आ गया 18 kg, 18 kg हमको है ना मास आया है। माने ये वायर अपर वायर कह रहा है ना कि हमको 18 kg जो है लोड सहने की शक्ति है, ये 18 kg तक को संभाल लेगा अपर वाला वायर। लेकिन अब नीचे वाला वायर सच में इस मास को है ना एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो देखते हैं। तो आइए लोअर वायर की बातें सोचते हैं। तो अब यहां से आते हैं कंसीडर ऑन लोअर वायर। तो लोअर वायर पर कंसीडर कर रहे हैं बाबू लोग। तो लोअर वायर के लिए देखिए ये है रिस्टोरिंग फोर्स और ये दोनों डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अब इसके लिए फार्मूला तो दोनों के लिए सेम है मटेरियल के कारण। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कहानी यहां पर सेम है दोनों में, क्योंकि मटेरियल सेम है इसलिए स्ट्रेस दोनों में सेम उत्पन्न होंगे, है ना। तो इतना लिख देंगे, इसकी वैल्यू है ना, ये कौन सा वायर है, ये वायर है तो T1 टेंशन हो जाएगा
रिस्टोरिंग फोर्स के जगह पर, और बटा इसका एरिया क्या होगा, एल। क्लियर। अब देखिए यहां इसकी वैल्यू फिर से यूज कर लेते हैं, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू हो गया m1g प्लस mg, और AL की वैल्यू कितना हो गया बाबू लोग, ये देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ g कॉमन कर लेते हैं तो m1 प्लस m हो जाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए तो यहाँ 24 गुने 10 बन जाएंगे बाबू लोग, g की वैल्यू 10, m1 की वैल्यू भी 10 दे रखा है, तो यहाँ 10 से 10 देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 20 है ना 4 है ना इज इक्वल टू 10 प्लस m। तो अगर m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 24 माइनस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो 14 kg इज इक्वल टू m आ रहा है, यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया, 14 kg। तो इससे देखिए इस रिजल्ट से ये पता चलता है ना, कि जो लोअर जो वायर है वो कहता है कि हम सहन कर सकते हैं 14 kg, अपर वायर कह रहा है कि हम सहन कर सकते हैं 18 kg। तो इसका मतलब मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है, मैक्सिमम है ना लोड अप्लाइड, मैक्सिमम लोड अप्लाइड की वैल्यू होगा 14 kg, क्योंकि अगर 14 kg से ज़्यादा आपने यूज किया तो लोअर वायर आपका ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एक बात ऐसे कि इफ है ना लोड इज क्या ग्रेटर देन 14 kg, देन है ना लोअर वायर विल ब्रेक फर्स्टली। तो फर्स्टली कौन ब्रेक करेगा, है ना लोअर वायर, सबसे पहले लोअर वायर टूट जाए, क्योंकि लोअर वायर कह रहा है कि हम 14 kg को रख सकते हैं, 14 kg से जहां भी ज्यादा दोगे हम टूट जाएंगे। तो देखिए ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्लियर हुआ बढ़िया से, कैसे कैसे हम लोग समझे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और है बाबू लोग, ये क्वेश्चन आप पर हम छोड़ रहे हैं, है ना। इसमें सिर्फ यही पूरा कुछ कहानी है सब कुछ, बट इसमें करना क्या है, जो इसका बी नंबर क्वेश्चन है उसमें सिर्फ जो है m1 की वैल्यू दे दिया है 10 kg, ठीक है, और m2 की वैल्यू दिया है 36 kg। बाबू लोग ये दोनों वैल्यू दे के कहता है, सिर्फ डाटा सब कुछ सेम है, डाटा में कहीं चेंज कोई नहीं है, सिर्फ मास बदल दिया है, और कहता है कि अगर m1 बराबर 10 kg हो जाए, m2 की वैल्यू 36 kg हो जाए, तो पहले कौन सा वायर ब्रेक होगा और मैक्सिमम लोड कितना अप्लाइड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसे बना के हम कमेंट में आप लोग है ना इसका जो है आंसर भेजेंगे, है ना कितना आता है, जो है ना सभी लोग है ना इस क्वेश्चन को है ना सोल्व करेंगे। ये भी बताएंगे कि कौन सा वायर पहले ब्रेक होगा, और ये भी बताएंगे मैक्सिमम लोड कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, और मैं इतना हिंट करता हूं कि उस वायर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जहां m1 m2 हम लोग जो यूज किए हैं उसके जगह पर यूज होगा वो बस, और बाकी सारा डाटा सेम है। तो क्लियर हो गया होगा ये, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हटाइए इसको जल्दी से, हाँ ना बोलिए, ठीक है, ऐसे जल्दी से लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं, जल्दी करिए। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। हो गया होगा, मैं हटा रहा हूं, समझ में आ रहा है बाबू लोग, क्लियर सबको हो रहे हैं। साथ साथ सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, रेगुलर्स जितने पढ़ाते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्लियर करेंगे मैं। तो ये हटाता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कितना ही मैं देख लेता हूं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है 2 पर्सन है ना पुल अ रोप टुवर्ड्स देमसेल्फ। मान लिया देखिए एक पर्सन यहां है ना, और ये पर्सन जो है ना, और एक पर्सन यहां देखिए है, ये 2 पर्सन्स हैं, और ये दोनों पर्सन एक रस्सी को है ना खींच रहे हैं, है ना, ये दोनों पर्सन एक रस्सी को खींच रहे हैं, है ना, और ये पर्सन जो है ना अपनी ओर खींच रहा है ना, ये पर्सन अपनी ओर खींच रहा है
और ये पर्सन अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। ये दोनों पर्सन इस रस्सी से पकड़ के इसको खींच रहा अपनी ओर, तो इधर की ओर ये भी फोर्स लगा रहा होगा, है ना, जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक तरह का समझिए, है ना। और ये भी जो है देखिए फोर्स लगा रहा है, ये भी डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर ऑब्टेंड हो रहा होगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स इधर ऑब्टेंड हो रहा होगा। अच्छा, एक बात और कह चुका है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना बाबू लोग, ये दोनों साइड जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो 100 न्यूटन का है। तो चलिए ये भी आसान कर दिया, और जैसे ही 100 न्यूटन दिया ना बाबू लोग, तो एफआर की वैल्यू क्लियर हो गया हमको, क्योंकि हम लोग कहे थे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द रोप, यानी बाबू लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है। और क्या कह रहा है बाबू लोग, कह रहा इफ एक्सटेंड द लेंथ बाई 1 सेंटीमीटर, बाबू लोग वायर को 1 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंड के आता है, 1 सेंटीमीटर मतलब दोनों खींचता है तो वायर 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हो जाता है। बाबू लोग इस क्वेश्चन में और क्या बोला है, ओरिजिनल लेंथ भी दे चुका है, इसका मतलब एल की वैल्यू वायर की कितना लेंथ था वो भी दे चुका है 2 मीटर, और फिर कह रहा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी दे चुका है, ए की वैल्यू दिया है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा एसआई में, आई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, है ना कितना, सॉरी -2 होगा यहाँ पर, -2 मीटर, यहाँ कितना होगा -2 मीटर, इसका क्या स्क्वायर, तो यहाँ 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आपको क्या निकालना है बाबू लोग, है ना गामा, तो गामा बराबर क्या होगा बताओ, एफ आर बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो ये एल कहाँ चला जाएगा बाबू लोग ऊपर, तो एफ आर बाई ए गुने एल बाई डेल एल। क्लियर, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ। अब एफ आर की वैल्यू बाबू लोग 100, एरिया हमको कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4, और एल की वैल्यू हम लोग को 2 दे रखा है, और ये वैल्यू आपको 10 टू द पावर -2 हो गया। तो यहाँ 2 से 2 देखिए कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये 100 हो जाएंगे, और नीचे अगर ऐड करेंगे 10 के पावर -6 हो जाएंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो 100 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको अगर देखेंगे तो 10 के पावर 2 है, ये 10 के पावर 6 है, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएंगे 8, इतना हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल गया। तो इतना समझे आप लोग। तो क्वेश्चंस को बनाने के लिए जितने रिजल्ट्स हैं बाबू लोग उसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप रिजल्ट्स ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चंस है ना आसानी से बनेगा। तो आज की कहानी इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया है ना। तब तक के लिए आप लोग सारे इस क्वेश्चंस को एक बार बनाएं अपने से, फिर अगले क्लास में क्वेश्चंस लेके आएंगे, है ना। तब तक के लिए है ना सभी लोग मेहनत करें, है ना। थैंक यू, जय हिंद।